सोचिए, जब आपने आखिरी बार खाना ऑर्डर किया था तो क्या खाया था? चीज बस्ट पिज्जा, कॉफी या पास्ता, या फिर फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक? तूने कॉफी क्यों मंगवाई? अब बस 1 मिनट के लिए अपनी दादी या नानी का किचन याद कीजिए। मिट्टी के चूल्हे पर पकता वो देसी घी का पराठा, छाछ, लस्सी, मूंग की दाल और सीजनल सब्जियां। भारत का खाना कभी बस पेट भरने का जरिया नहीं था, ये एक कल्चर था, एक फीलिंग थी। लेकिन अब खाना फूड ट्रेंड बन चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का फूड कल्चर किस तरह से बदल रहा है, इसका क्या असर हमारी हेल्थ पर, हमारी सोसाइटी पर और फ्यूचर जनरेशन पर हो रहा है, और क्या यह बदलाव अच्छा है या डरावना। पुराने समय में हमारे खाने की थाली एक बायोलॉजिकल बैलेंस शीट होती थी, जहां हर चीज का अपना एक अलग रोल होता था। जैसे दाल से प्रोटीन मिलता था, रोटी या चावल से कार्ब्स और घी से हेल्दी फैट, और साथ में 2-3 तरह की सब्जियां, अचार, सलाद, पापड़, छाछ। हर मौसम के अनुसार हमारा खाना बदलता रहता था। सर्दी में गाजर का हलवा, गर्मी में खीरा और ककड़ी और आम पन्ना। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, यह साइंस था, एक एक्सपीरियंस था। लेकिन आज हमारे प्लेट इंस्टाग्राम पर अच्छे दिखने चाहिए, चाहे उसमें से न्यूट्रिशन मिले या ना मिले। देखिए, इंडिया का फूड कल्चर कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुराना है और इसकी जड़ें हमारी हिस्ट्री, ट्रेडिशन और जियोग्राफी से जाती है। वेदों के युग से ही हमारे शास्त्र जैसे कि आयुर्वेद फूड को हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। चरक संहिता में लिखा है कि आहार यानी कि फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ये बॉडी और आत्मा के लिए एक मेडिटेशन है। पुराने समय में हमारा खाना रीजन और क्लाइमेट पर डिपेंड करता था। नॉर्थ इंडिया में गेहूं की रोटियां और पराठे, साउथ में चावल की इडली और डोसा, नॉर्थ ईस्ट में बांस की सब्जी, फर्मेंटेड फूड और लोकल हर्ब्स। धार्मिक मान्यताओं ने भी हमारी खाने की आदतों को आकार दिया है। लगभग 40% भारतीय वेजिटेरियन है, क्योंकि हिंदू, जैन और बौद्ध ट्रेडिशन मीट अवॉइड करते हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी ही इंडियन कुजीन को इतना डाइवर्सिफाई बनाती है। इंडिया का खानपान हमेशा से ही एक कलरफुल कैनवास रहा है। घर की थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और थोड़ी सी चटनी। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी, डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। ये सब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक ट्रेडिशन है, एक आइडेंटिटी है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा खाना हमारी बॉडी और माइंड को बैलेंस करता है। लेकिन ये कैनवास अब धीरे धीरे बदल रहा है। अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और भागती दौड़ती लाइफस्टाइल ने हमारे खाने के तरीके को ही बदल दिया है। अब घर के किचन से ज्यादा हमारी प्लेट में फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट मील्स और फास्ट फूड नजर आते हैं। इन सब चीजों ने हमारी थाली का रंग और स्वाद पूरी तरह से बदल दिया है। आइए इनमें सबसे पहले बात करते हैं फास्ट फूड की। 90 के दशक के बाद जब भारत की इकोनॉमी खुली तो मैकडी, KFC, पिज्जा हट जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ने यहाँ पर अपने पैर जमा लिए। इन ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट ने खासतौर पर बच्चों और यूथ को टारगेट किया। आपको याद होगा कि कैसे एक बर्गर या पिज्जा पार्टी स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। अचानक से घर का खाना आउटडेटेड लगने लगा और बाहर का खाना कूल। और इस बदलाव के पीछे सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि एक कन्वीनियंस भी थी। शहरों में अब हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, तो खाना बनाने का समय कम होता है। ऐसे में फ्रोजन फूड और रेडी टू ईट मील एक बड़ा सहारा बन चुका है। पनीर टिक्का से लेकर दाल मखनी तक सब कुछ बस 2 मिनट में माइक्रोवेव में गर्म होकर तैयार हो जाता है। यह फ्रोजन और रेडी टू ईट फूड दिखने में तो आसान और टेस्टी लगते हैं, लेकिन इनमें नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें कई ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानकारक है। सोचिए, हमारा शरीर जिस तरह के फूड को हजारों सालों से पहचानता आया है, उसे अचानक केमिकल वाले और प्रोसेस्ड फूड मिलने लगे, तो क्या यह सही है? अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की, जिसने हमारी थाली को पूरी तरह से पलट दिया है। फूड डिलीवरी एप्स। जोमेटो, स्विगी जैसे ऐप ने खाने को सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर ला दिया है। घर बैठे आप दुनिया भर का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक मिडनाइट क्रेविंग हो या अचानक मेहमान आ गए, किचन में जाने की जरूरत नहीं, बस एक क्लिक और खाना हाजिर। इंडिया का ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट साल 2024 में लगभग $72 बिलियन यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का था, और 2034 तक इसके $352 बिलियन यानी कि लगभग 29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। कोविड-19 ने इस ट्रेंड को और भी तेज किया है। जब सब घरों में बंद थे तो इन ऐप ने ही हमें बाहर के खानों तक पहुंचाया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी कन्वीनियंस की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? तो ये जो हमारी बदलती थाली है, ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, ये हमारे हेल्थ पर सीधा असर डाल रही है। आज के भारत में लाइफस्टाइल डिजीज जैसे मोटापा, डायबिटीज
और हार्ट रिलेटेड बीमारियां महामारी का रूप ले चुकी है। मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड में शुगर, नमक और अनहेल्दी फैट काफी ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एडल्ट मोटापे का दर 2020 से 2035 के बीच 5.2% से हर साल बढ़ने की संभावना है। ये जो हमारी बदलती थाली है, ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, ये हमारे हेल्थ पर सीधा असर डाल रही है। आज भारत में लाइफस्टाइल डिजीज जैसे मोटापा, डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड बीमारियां एक महामारी का रूप ले चुकी है। मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड में शुगर, नमक और अनहेल्दी फैट काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास के मुताबिक आने वाले सालों में भारत में मोटापे के मामले हर साल 5% से बढ़ सकते हैं। और अगर शहरों की बात करें तो 27% जेंट्स और 37% लेडीज ओवरवेट या मोटापे का शिकार है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। डायबिटीज की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स का ज्यादा कंजम्पशन डायबिटीज का मेन रीजन है। आज भारत डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टोटल पॉपुलेशन में से अप्रोक्स 11% लोगों को डायबिटीज है। ये नंबर काफी बड़ा है। हार्ट डिजीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अनहेल्दी फैट और नमक के ज्यादा कंजम्पशन से कम उम्र में ही हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। और प्रोटीन की कमी भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। आजकल हमारे खाने में प्रोटीन की कमी एक बड़ी समस्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक हर इंसान को रोजाना अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। हर 1 किलो वजन पर करीब 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको रोज करीब 40 से 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन सच ये है कि हम एवरेज सिर्फ 0.6 ग्राम पर किलो के हिसाब से ही प्रोटीन ले रहे हैं। ये कमी खासकर बच्चों और यूथ में ज्यादा है, जो ज्यादातर फास्ट फूड, नूडल्स, चिप्स और स्नैक्स पर डिपेंड रहते हैं। और बच्चों की हालत भी एक चिंता का विषय है। स्कूल की कैंटीन में आज जंक फूड, चिप्स, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स हावी है। पहले जहां टिफिन में पराठा, फ्रूट्स या मिक्स वेज होता था, अब उसमें प्रोसेस्ड स्नैक्स और चॉकलेट है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से 19 साल के करीब 5% बच्चे ओवरवेट है और कुछ राज्यों में ये नंबर 6 से 7% तक हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों में मोटापा बढ़ने के मामलों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मोटा हो गया है, मोटा। यानी हमारे बच्चों में मोटापा सबसे तेजी से बढ़ रहा है और यह बहुत बड़ा अलार्म है। ICMR की 2024 की गाइडलाइंस बताती है कि देश के टोटल डिजीज बर्डन का 56% अनहेल्दी डाइट से जुड़ा है। यानी आधे से ज्यादा बीमारियां सिर्फ हमारे गलत खान पान की वजह से है। आजकल अर्बन एरियाज में लाखों लोग अपने गांव, अपने घर और अपने ट्रेडिशनल फूड से दूर हो चुके हैं। जॉब या एजुकेशन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के पास अक्सर अपनी ट्रेडिशन को जिंदा रखने का मौका नहीं होता। ऐसे में डब्बा बंद खाना, इंस्टेंट नूडल और फूड डिलीवरी ही उनका सहारा बन जाते हैं। इन सब में सिर्फ हम खाना नहीं खो रहे, हम अपनी विरासत भी खो रहे हैं। साथ बैठकर खाने की परंपरा अब कम हो रही है, जिससे परिवार में आपसी जुड़ाव भी इफेक्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पर आज हमारे हजारों फॉलोवर बनते जा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में बात करने वाला तक कोई नहीं। लेकिन इन सारे बदलावों के बीच एक अच्छी बात भी हो रही है। लोग अपनी जड़ों से वापस जुड़ रहे हैं। आयुर्वेद और हमारे पारंपरिक खान पान की समझ फिर से बढ़ रही है। आयुर्वेद ने हमेशा खाने को मेडिसिन माना है। हमें यह सिखाया है कि हर शरीर अलग है और उसे अलग तरह के खाने की जरूरत होती है। आयुर्वेद में खाने को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन होता है ताजा, हल्का और पौष्टिक, जैसे फल, सब्जियां, दाल और अनाज। ये आसानी से डाइजेस्ट होता है, शरीर को एनर्जी देता है और माइंड को शांत रखता है। राजसिक भोजन में काफी ज्यादा मसालेदार, खट्टा या नमकीन खाना आता है। ये बॉडी में एक्साइटमेंट और एनर्जी लाता है, लेकिन ज्यादा खाया जाए तो बेचैनी भी पैदा कर सकता है। तामसिक भोजन में बासी खाना, काफी ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, नॉनवेज, लहसुन, प्याज और शराब जैसी चीजें आती है। यह शरीर को भारी और सुस्त बनाता है और मन को भी अशांत करता है। हमारी धार्मिक और पारंपरिक खाने की सोच के पीछे भी एक साइंस है, जैसे सावन में लहसुन प्याज न खाना या उपवास की परंपरा। सावन के महीने में वेदर में नमी ज्यादा होती है, जिससे डाइजेस्टिव पावर कमजोर होती है। लहसुन प्याज शरीर में हीट और एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं, इसीलिए इस मौसम में हल्के और सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। उपवास, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहा गया है, यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक तरह की मेडिकल प्रैक्टिस भी है। इसका मतलब होता है शरीर को कुछ समय के लिए आराम देना
ताकि वो खुद को रिपेयर कर सके। जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमिको ऑटोफेगी पर उनके काम के लिए 2016 में नोबेल प्राइज मिला था। ऑटोफेगी यानी कि बॉडी की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वो खुद अपने डैमेज और यूजलेस सेल्स को क्लीन करता है, और यही सेम प्रोसेस उपवास से भी एक्टिव होती है। हमारी पुरानी परंपराएं है जैसे व्रत, एकादशी, नवरात्र, सदियों से हमारे यहाँ ये तरीका चलता आ रहा है। बस तब इसे उपवास कहा जाता था और आज का साइंस इसे ऑटोफेगी कहता है। यानी जब हम खाना सही वक्त पर खाते हैं या कुछ समय नहीं खाते तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। लेकिन जब हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, खासकर प्रोसेस फूड, तो ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और कई रिसर्च में पता चला है कि प्रोसेस फूड हमारे शरीर की गट हेल्थ यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपकी अग्नि ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। अग्नि यानी कि हमारी पाचन शक्ति, जो ये तय करती है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको ताकत देगा या बीमारी। और आज की लाइफस्टाइल उसी अग्नि को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। हालांकि इन सबके बीच कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी उभर रही है। केरल के कई गांवों में ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रेडिशनल फूड को अपनाकर एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। देश के कुछ आईआईटीज अब अपने मेस में बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स वापस ला रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम दिखाते हैं कि बदलाव मुमकिन है, लेकिन अगर हम चाहे तो। आज लोग पहले से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। फास्ट फूड के साथ साथ अब हेल्दी ऑप्शन की भी डिमांड बढ़ रही है। मिलेट्स जैसे रागी, बाजरा और ज्वार, जो कभी गरीबों का खाना माने जाते थे, अब सुपर फूड बन चुके हैं। सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। लोगों का ऑर्गेनिक फूड की तरफ झुकाव पहले से बढ़ रहा है। लोग अब पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां और अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स लेना पसंद कर रहे हैं। प्लांट बेस्ड डाइट भी एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुकी है, जो न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर मानी जाती है। फूड ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल अब देसी खाने को ग्लैमरस बता रहे हैं, जो कभी बोरिंग माना जाता था। फार्म टू टेबल और लोकल इकोनॉमी सपोर्ट करने वाले रेस्टोरेंट भी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं, और ये बदलाव एक उम्मीद जगाता है। ये सिर्फ हमारे हेल्थ और कल्चर की बात नहीं, ये हमारे इन्वायरमेंट की भी बात है। फूड पैकेजिंग, खासकर फूड डिलीवरी से प्लास्टिक कचरे का अंबार लग रहा है। भारत में पर ईयर 13 किलो प्लास्टिक पर पर्सन इस्तेमाल होता है। जब आप कोई फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं तो उस खाने के साथ कितना प्लास्टिक आपके घर में आता है। और साथ साथ खाने का वेस्टेज भी एक गंभीर समस्या है। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 40% खाना बर्बाद होता है, खासकर जब हम जरूरत से ज्यादा ऑर्डर करते हैं और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। यह सिर्फ रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं, यह एक इन्वायरमेंट और एथिक्स की भी बर्बादी है। तो दोस्तों, भारत का बदलता हुआ फूड कल्चर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। इसमें कन्वीनियंस है, मॉडर्निटी है, लेकिन साथ ही हेल्थ के खतरे और कल्चरल लॉस भी है। हमें यह समझना होगा कि हमारा खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, वो हमारे हेल्थ और हमारे कल्चर और हमारे एनवायरनमेंट का आईना भी है। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें स्मार्ट चॉइसेस करनी होगी। फास्ट फूड, फ्रोजन फूड और प्रोसेस फूड को पूरी तरह से छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनका कंजप्शन कम करना होगा। लेकिन ये डेली में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ठीक है, लेकिन ये डेली में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो घर का बना फ्रेश खाना ही खाए। एटलीस्ट इससे आपको ये तो पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं। अपनी दादी या नानी की पुरानी रेसिपीज को वापस लाए, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान को समझे, उपवास की परंपरा, सीजन के मुताबिक फूड, इन वैज्ञानिक आधारों को समझे और उन्हें अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें। लोकल और सीजनल चीजों को अपनाएं। लोकल मार्केट से सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स खरीदें। इससे किसानों को भी मदद मिलेगी और आपको भी ताजा खाना मिलेगा। फूड ऐप से ऑर्डर करते समय एक्स्ट्रा कटलरी या प्लास्टिक पैकेजिंग लेने से मना करें, और हो सके तो अपना टिफिन साथ लेकर चलें। बच्चों को आउटडोर गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंस्पायर करें, ताकि वो जंक फूड से होने वाले नुकसान से बच सके। उन्हें अपनी पारंपरिक रेसिपीज और खाने की कहानियां बताएं। यह सिर्फ फूड ट्रेंड नहीं है, यह हमारे देश की सेहत और पहचान की बात है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना अच्छा खाना मिलेगा और ना ही अच्छी सेहत। तो सवाल ये नहीं है कि हमारा फूड कल्चर कितना बदल गया है, सवाल ये है कि क्या हम इसे सही दिशा में बदल रहे हैं, और क्या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को हेल्दी फूड की विरासत दे रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं हेल्दी फूड को अपनाने के लिए और भारत के फूड कल्चर को बेहतर बनाने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें,
ताकि ये सच सबके सामने पहुंचे।